एक प्रमुख साम्राज्य के रूप में खड़ा होगा। और चोला ने काफी बड़ा योगदान दिया दक्षिण भारत के इस युग में। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत इनकी नेवी। इनके पास बहुत सशक्त नौसेना है। साथ में अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, कोरोमंडल कोस्ट, इस क्षेत्र में आपको चोल दिखेंगे। और चोलों की एक और खास बात, इनका प्रशासनिक व्यवस्था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी ज्यादा सशक्त थी और इन लोगों ने कोशिश किया कि कैसे पंचायत के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा उनको अधिकार उनका दिया जाए। ये भी चोलों की एक सबसे बड़ी ताकत थी। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कुछ स्रोत तो होंगे ना जिनके द्वारा हमें पता चला कि भाई चोल लोग ऐसे थे। तो इनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ अभिलेख हैं, कुछ स्तंभ हैं, उनके द्वारा पता चलता है कि भाई चोल लोगों ने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया। इनके स्रोत में जो सबसे पहला है कुलिंग तुर्पाणी। कुलिंग त्रिपाठी ये एक पुस्तक लिखते हैं और ये जो कुलिंग त्रिपाठी पुस्तक है, इसमें एक चोल के राजा कुलतुंग, चोलों के एक राजा हैं कुलुतुंग फर्स्ट, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसको जो लिखते हैं, लेखक का नाम जयगोंदर। तो जयगोंदर जी कुलतुंग वन के बारे में बताते हैं और बाद में बताते हैं कि भाई कैसे कुलतुंग ने अपना प्रशासन चलाया, लोगों से राजस्व कैसे वसूला जाता था और यहाँ की अर्थव्यवस्था, प्रशासन कैसे चलता था। ये सारी बातें हमें जयगोंदर जी अपनी एक पुस्तक कुलिंग त्रिपाठी में कुलतुंग जो राजा है उस समय का, चोलों का, उसके बारे में बताते हैं। एक सोर्स हमारे पास ये है। एक जो लेखक हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं चोल साम्राज्य के, कंबन। कंबन एक लेखक हैं चोल के और ये ऐसे ही हैं जैसे उत्तर भारत के तुलसीदास। जैसे उत्तर भारत में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, ऐसे ही कंबन ने तमिल रामायण लिखा, मतलब तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद करके लिखा और राजा के बारे में बताया, कुछ नैतिक वैल्यू बताई, राम के प्रतीक बताए। ये सारी बातें कंबन लिखते हैं और साथ में अपने राजाओं की तुलना की राम से कि भाई अयोध्या के जो राजा राम थे, क्या उसकी तरह ही हमारे जो राजा हैं वो भी कुछ कर पाए या नहीं। ये सारी बातें कंबन तमिल रामायण में बताते हैं। ऐसे ही एक अभिलेख जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तर मेरुर अभिलेख, एक क्षेत्र तमिलनाडु में ही, उससे भी हमें कुछ बातें पता चलती है। उत्तर मेरुर अभिलेख, और इसे जिसने लिखा उसका नाम है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने इसे लिखा और इसमें ये बताते हैं कि भाई चोलों का प्रशासन स्थानीय रूप से काफी सशक्त था, मतलब जनता को एक तरीके से आजादी थी।
राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे। साथ में वहां पे मतदान प्रणाली भी, और नियुक्त किया जाता था, मतलब चुना हुआ नहीं होता था, नियुक्त किया जाता। इससे पता चलता है कि चोल साम्राज्य कितना सशक्त था कि वहां के लोगों को, जैसे अभी हमारे लोकतंत्र में चीजें हैं, नियुक्ति का या चुनाव का है, वो वे लोग भी देते। इसलिए चोल साम्राज्य काफी ज्यादा प्रमुख हो जाता है, क्योंकि ये अपने समय से थोड़ा आगे था। ऐसे ही एक और अभिलेख जो हमें दिखता है, धवलेश्वरम। धवलेश्वरम एक प्लेस है चोल साम्राज्य का, काफी ज्यादा फेमस भी है। और धवलेश्वरम स्थान से हमें सोने के सिक्के मिले हैं, और सोने के सिक्के किसी साम्राज्य में मिलना इस बात को दिखाता है उनके पास आर्थिक रूप से ताकत थी, ये आर्थिक रूप से सशक्त थे। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी साम्राज्य में हमें सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे किसी के घर में अगर अभी कोई हीरे जवाहरात या ज्वेलरी दिखे, आर्टिफिशियल नहीं, सोने की, तो हम समझ सकते हैं कि वो घर थोड़ा सा अमीर है। किसी के घर में अगर 10 रुपए, 20 रुपए, ये सारे नोट ज्यादा दिखे, हम समझे थोड़ा सा गरीब है। ऐसे ही इनके बारे में हमें पता चलता है। और बात करें कि भाई किसने स्थापना की चोल साम्राज्य की, इसके संस्थापक कौन है, तो एक व्यक्ति जो पहले पल्लवों का सामंत हुआ करता था। पल्लव एक साम्राज्य था, उनका सामंत मतलब उनके वहां नौकरी किया करता, और इस सामंत ने ही आगे चल के चोल साम्राज्य की नींव रखी। इसका नाम था विजयालय। विजयालय से पता चलता है मतलब जीत, जिसे जीत से प्यार हो, विजयालय। अच्छा सामंत होगा, सेनापति भी अच्छा होगा। विजयालय ने चोल साम्राज्य की नींव रखी, और ये हमें कुछ बातें पता चलती हैं। और फिर चोल साम्राज्य के कुछ फेमस राजा जिन्होंने कुछ नया करके दिखाया, जैसे एक जो फेमस राजा है, राज राजवन। राज राजवन प्रथम, राज राजवन, जिसको एक दूसरे नाम से और जानता जाता है, अरमोली वर्मन। अरमोली वर्मन इसका दूसरा निकनेम। राज राजवन, अरमोली वर्मन, इसके बारे में जिक्र मिलता है कि इसने श्रीलंका, जो तमिलनाडु से बिल्कुल पास में पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ पे पास में रामेश्वरम डैम या राम सेतु, तो राजराज वन ने या अरमोल वर्मन ने श्रीलंका पर हमला किया, युद्ध किया। और श्रीलंका की जो राजधानी थी अनुराधापुर, श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पुर को नष्ट किया। और साथ में वहां से जो भी इसको फायदा मिला, जो भी आर्थिक संसाधन थे, उनको भी ये लेके आया। कोई राजा अगर दूसरे देश के ऊपर या दूसरे साम्राज्य के ऊपर अभियान चला के ऐसी सारी चीजें कर रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा शक्तिशाली होगा। श्रीलंका के अलावा इसने हिंद महासागर में मालदीव वाला जो क्षेत्र था, जहां पर अभी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, अरब सागर
में आपको मालदीव दिखेगा। मालदीव पर भी इसने नियंत्रण किया और साथ में श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसी से पता चलता है कि इनकी नौसेना कितनी सशक्त थी, क्योंकि श्रीलंका में जाने के लिए आपको नौसेना का यूज करना पड़ेगा। मालदीव भी एक द्वीप है और द्वीप का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो जब कोई चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसका मतलब वहां पर आपको नौबहन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए नौसेना काफी सशक्त है और इन सारी चीजों को एक तरीके से देख। तो इसने मालदीव पर नियंत्रण किया, साथ में अनुराधापुर श्रीलंका उस पर भी नियंत्रण किया और वहां से आर्थिक धन लाया और श्रीलंका के क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया। ये चोल साम्राज्य के राजाओं की ताकत को दिखाता है। तो राजराज वन पहले चोल शासक जो फेमस हुए। उसके बाद अगले जो चोल शासक हैं जिनका नाम है राजेंद्र, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही चोल साम्राज्य के दूसरे राजा जो काफी ज्यादा फेमस हुए वो थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने भी कुछ ऐसे काम किए जो चोल साम्राज्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे और उन्होंने चोल साम्राज्य के ध्वज को और अलग क्षेत्रों पर भी विस्तारित कर दिया। तो राजेंद्र वन जिन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। अभी हमने देखा राजराज वन ने उत्तरी श्रीलंका के ऊपर नियंत्रण कर लिया, लेकिन राजेंद्र वन उससे भी आगे गया और संपूर्ण श्रीलंका को अपने उसमें शामिल कर लिया। साथ में इसने सैन्य अभियान चलाकर दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी नियंत्रण किया। दक्षिण पूर्वी एशिया जिसे हम आसियान कंट्री कहते हैं, जहां पर आपको मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, इन सारे क्षेत्रों को भी राजेंद्र वन ने अपने नियंत्रण में कर लिया। तो राजेंद्र वन राजराज वन से भी आगे निकला और साथ में बोला जाता है अगर किसी को बंगाल की खाड़ी से व्यापार करना है तो राजेंद्र वन की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि राजेंद्र वन ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया कि अब किसी को व्यापार करना हो या किसी को कोई सैन्य अभियान चलाना हो तो बिना राजेंद्र वन की अनुमति के कोई नहीं चला सकता। और ये भी इनकी नौसेना की श्रेष्ठता को दिखाता है कि ये नौसेना के मामले में या जल स्थल पे कितने ज्यादा मजबूत थे। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसने अपने एक बेटे विक्रम चोल को, इनका एक बेटा था विक्रम चोल, उसको बंगाल का और साथ में गंगा के क्षेत्र का अभियान करने के लिए भेजा कि जाओ बेटा, ये वाला क्षेत्र तो हमारा हो ही गया है, इन अब बंगाल और गंगा वाला जो क्षेत्र है उसे हमें नियंत्रित करना है। इन सब का अभियान करने के लिए विक्रम चोल को भेजा और बंगाल के शासक महीपाल, जब ये आक्रमण हुआ तो उस टाइम बंगाल का शासक था महीपाल, पाल वंश एक तरीके से था। तो महीपाल को विक्रम चोल ने हराया
और विक्रम चोल जीता और महिपाल हार गया। इसी खुशी में राजेंद्र वन ने चोल साम्राज्य में एक नया शहर विकसित किया जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। गंगा के अभियान को जीतने वाला चोल का राजा गंगई कोंड चोलपुरम, और आगे जाके गंगई कोंड चोलपुरम ही इनकी राजधानी बन गई। और इसके अलावा इसने चीन के साथ भी अपने संबंध अच्छे किए। चीन जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता था, और अपने राजदूतों को 2 बार चीन भेजा कि जाओ भाई उनसे व्यापार की बात करके आओ, कैसे हम लोग उनके साथ व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो ये राजेंद्र वन थे जिन्होंने राज वन के बाद संपूर्ण श्रीलंका को जीता। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया इस क्षेत्र को भी जीता, और अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के द्वारा बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। और इसके एक बेटे विक्रम चोल ने गंगा का अभियान किया और वहां बंगाल के राजा महिपाल को हराया। इसकी याद में राजेंद्र वन ने गंगई कोंड चोलपुरम नाम से एक शहर बनाया और अपने बेटे विक्रम चोल को उपाधि भी दी। और राजेंद्र ने विदेशी व्यापार और संबंध अच्छे करने के लिए चीन में भी 2 बार अपने राजदूत थे। तो ये सारी चीजें चोल साम्राज्य में इन 2 राजाओं ने। इनके बाद थोड़े से कम शक्तिशाली राजा आए, लेकिन ये राजा जो आए इन्होंने चोल साम्राज्य को काफी ज्यादा सशक्त कर दिया, काफी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में से बना। और राजेंद्र वन के बाद विक्रम चोल रूल करता है। विक्रम चोल के बाद जो राजा आते हैं वो नाम के होते हैं। धीरे धीरे चोल साम्राज्य में शक्ति का थोड़ा सा पतन हो जाता है। उसके बाद अधिराजेंद्र ये गद्दी पर बैठते हैं। इनकी खास बात ये थी कि इसके खिलाफ जनता का विद्रोह, मतलब जनता की नाराजगी थी, और इन्हें जन विद्रोह में मार दिया गया। हो सकता है महंगाई बढ़ी हो सकता है लोगों को आर्थिक सामाजिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ रही हो, इनका नेतृत्व सही नहीं था, इसलिए जनता ने ही इनको मार दिया। इसलिए बोला जाता है कि अधिराजेंद्र जन विद्रोह में चले गए। उसके बाद कुलुतुंग जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी थे अभी कि इसके लिए जयगोंदर ने एक पुस्तक लिखी थी कुलतुंग त्रिपाणी। तो कुलतुंग वन गद्दी पर बैठते हैं। इसने भी राजेंद्र वन की तरह चीन में राजदूत भेजे। चीन का उस समय रेशम मार्ग काफी ज्यादा फेमस था, जहां से रेशम आती थी, कॉटन आती थी, इसलिए चीन जाते रहते। और साथ में इसने भूमि की माप करवाई, और माप के लिए अपने पैरों को इकाई के रूप में रखा, अपने पैरों को यूनिट की तरह इसने रखा, और माना कि भाई मेरे जो पैर हैं वही एक तरीके से छपाई।
ये सब किसने किया? कुलतुंगवन ने। कुलतुंगवन ने अपने पैरों की एक तरीके से छपाई कर या उनका कलर में कर बोला कि भाई जितने बड़े मेरे पैर हैं, ये एक तरीके से यूनिट होगा नापने का, भू राजस्व को नापने का यूनिट आप लोग ले सकते। तो चोल साम्राज्य में अंतिम एक सशक्त शासक के रूप में कुलतुंगवन हुए। उसके बाद धीरे धीरे चोल साम्राज्य का पतन हो गया। अब बात आती है, हमने राजनीतिक रूप से तो देखा कि भाई विजयालय ने स्थापना की, उसके बाद राजराज वन जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण किया, उसके बाद राजेंद्र वन जिन्होंने पूरे श्रीलंका को जीता, साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया को भी नियंत्रित किया। उसके बाद अधिराजेन जो जन विद्रोह में मारे गए, और कुलतुंगवन जिन्होंने चीन में राजदूत भेजे और अपने पैरों की छपाई को इकाई के रूप में माना। ये सारे इनके राजनीतिक स्तर पर बातें बताते हैं। लेकिन अब जो इनका प्रशासन है, भाई चोल लोगों ने अपना प्रशासन कैसे चलाया, कैसे ये इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरे, तो उसकी सारी चीजें इनके प्रशासन में छुपी है। पहली बात, इनके यहाँ राजनीतिक रूप से हमें पता चलता है कि भाई राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा राजा बनता, ये इनके यहाँ दिखता है। और साथ में मंदिरों के अंदर राजा की प्रतिमा लगाई जाती थी। राजा की जो मूर्ति थी वो मंदिर के अंदर रहती थी, मतलब भगवान के समान राजा को माना जाता। ये राजा करवाता होगा, क्योंकि राजा को अगर सम्मान पाना है तो उसे एक सर्वश्रेष्ठ चीज के रूप में अपने आप को दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी वहां होती थी। साथ में इनके यहाँ जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उच्च श्रेणी का, सबसे बड़ा प्रशासक, ए ग्रेड का प्रशासक, जिसे हम अभी कह सकते हैं कैबिनेट सचिव। आईएएस अधिकारियों में जो सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है वो होता है कैबिनेट सचिव, जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री और साथ में उसकी कैबिनेट के साथ मिलकर करता है। ऐसे इनके यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसका नाम था पुरुंदम या पैरुंदम। तो पैरुंदम इनका सबसे शक्तिशाली शासक है। कई जगह इसको पैरुंदनम भावना जी, आवाज आ रही है नहीं? आ रही है। आ रही है, ठीक है, वो लाइट चली गई। तो इनका जो सबसे हाई लेवल का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे पौरुंदनम, और इसे आज के हिसाब से हम कह सकते हैं कैबिनेट सचिव, जो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मिलके काम करे। तो कैबिनेट सचिव की तरह इनका उच्च श्रेणी का अधिकारी होता। उसके बाद बात करें कि भाई इनके यहाँ निम्न श्रेणी का अधिकारी कौन होता था, कैसे इनके यहाँ काम चलता था। एक मिनट, वाईफाई बस। वॉइस ना आए तो बता देना, ठीक है ना जी।
उच्च उच्च श्रेणी का जो अधिकारी है उच्च श्रेणी का जो अधिकारी है वो था पुरंदम, कैबिनेट सचिव की तरह। उसके बाद निम्न श्रेणी का जो अधिकारी है उसे ये कहते थे सुरुंदम या सैरुंदम। क्षेत्र को, जो प्रांत था, उसको कुछ भागों में विभाजित किया गया, अलग अलग भागों में उसको विभाजित किया गया था, जिसमें मंडलम, जैसे हम कहते हैं हम इस मंडल में आते हैं। मंडलम को आप समझ सकते हो आज के हिसाब से प्रांत या राज्य, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान। उसके बाद इनकी ये दूसरी जो यूनिट होती थी वो कहलाता था वलनाडु। और इनकी यूनिट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई मंडलम क्या है, वलनाडु क्या है। वलनाडु को ही कई जगह कोट्टम भी कहा गया है, कोट्टम। प्रांत को अगर हम कई छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दें, या आपने सुना होगा कुछ जोन में बांटते हैं, जैसे बोला जाता है आगरा मंडल, भरतपुर मंडल। ऐसे अगर आप उसे मंडल में बांट दो, मतलब एक बड़े राज्य को कई छोटे हिस्सों में हम बांट रहे हैं, तो मतलब मंडलम एक बड़ा यूनिट है और मंडलम के अंदर एक छोटा यूनिट है वलनाडु। तो मंडलम इधर, उसके अंदर है वलनाडु। एक मंडलम में कई सारे वलनाडु हो सकते हैं, जोन हो सकते हैं। और वलनाडु कोट्टम के बाद जो आता है वो आता है नाडु। नाडु मतलब जिला। तो ये लोग नाडु किसे कहते थे? जिले को। तो इसका मतलब वलनाडु के अंदर, जोन के अंदर कई जिले हो सकते थे। तो अगर हम इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दे तो ये है नाडु। अभी हमने सबसे बड़ा यूनिट मंडलम जाना, जिसे हमने कहा प्रांत या राज्य। उसके नीचे वलनाडु जाना, जिसे हम कहते हैं जोन या क्षेत्र। और उसके नीचे नाडु जाना, जिसे कहते हैं जिला। उसके बाद आता है कुर्रम। कुर्रम मतलब इनका गांव का समूह, या जिसे आजकल हम पंचायत का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि पंचायत का मतलब एक गांव से नहीं होता, पंचायत में कई गांव होते हैं। तो कुर्रम एक तरीके से गांव का समूह है। तो मतलब नाडु के अंदर जो चीज आप रखोगे वो है कुर्रम, जिसे हम के से एक तरीके। और कुर्रम के बाद जो सबसे छोटे लेवल का होता था, जिसे हम कहते थे गांव, वो इनके यहां था उर। उर मतलब गांव। ये इनके यहां सबसे छोटी यूनिट थी, गांव। तो हमने देखा मंडलम है, मंडलम के नीचे जाएंगे वलनाडु, जॉन। वलनाडु को कई जिले में बांटा जाता था, जिसे कहते थे नाडु। और जिले को भी कई पंचायत में बांटा जाता था, गांव के समूह को बांटा जाता था, या तहसील आप कह सकते हो, उसमें बांटा जाता था, जिसे हम कहते थे कुर्रम। और फिर उस तहसील को जिस गांव में एक तरह डिवाइड किया जाता था, सबसे छोटा यूनिट, उसे कहते थे उर। ऐसे इनके यहाँ क्षेत्रों का बंटवारा हो। तो ये क्षेत्रों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे, और इसी के आधार पर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। तो इनका मेन उद्देश्य यही था, कैसे हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को गांव के स्तर पर ले जाएं।
इसलिए ये सारी चीजों को डिवाइड कर। और इसे अगर एक साथ वेन डायग्राम में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि भाई सबसे पहला यूनिट जो हमने देखा वो है मंडलम। मंडलम को हमने कई पार्टों में बांटा और फिर हमें मिला वलनाडु, और वलनाडु को हमने कई नाडु में बांटा जो था जिला, और फिर जिले को हमने तहसील में बांटा जिसे हमने कहा कुर्रम, और कुर्रम के अंदर हमने कई गांव में बांटा जिसे हम कहते हैं उर। ऐसे इनका यूनिट, जैसे जैसे हम सर्कल के अंदर जा रहे हैं मतलब यूनिट कम हो रहा है, उसका क्षेत्र कम हो रहा है। जैसे जैसे हम सर्कल से बाहर जा रहे हैं तो मतलब उसका क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। ये सारी चीजें आपको इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में दिखेंगी, और यहीं से इनके स्थानीय स्वशासन, मतलब इनका जो मेन क्षेत्र जहां से सारी चीज चलती थी राजनीतिक रूप से, वो था उर। मतलब गांव को काफी ज्यादा स्वायत्तता थी। तो इनके उर के स्तर पे या स्थानीय स्तर पर, जैसे अभी हमारे देश में पंचायत है, उस स्तर पे क्या क्या चीजें होती थी वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे लोगों को राजा अधिकार देता था। तो स्थानीय स्वायत्त शासन इनकी सबसे बड़ी ताकत, कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। इसकी जानकारी के स्रोत की बात करें तो हमें वही उत्तर मेरुर अभिलेख, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, उसी से हम लोग जानते हैं। तो उत्तर मेरुर अभिलेख में ये सारी चीजें लिखी हुई। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई गांव होता था जिसे हम उर कह रहे हैं, उर या जिसे गांव, और गांव दो स्तर पे हुआ करते थे। एक गांव जो होता था, क्योंकि दक्षिण भारत में दो एक तरीके से वर्ण व्यवस्था थी, एक ब्राह्मण वाली, दूसरा गैर ब्राह्मण। तो कुछ ब्राह्मण बस्तियां होती थी, कुछ गैर ब्राह्मण बस्तियां होती थी। जो उर था ये एक तरीके से कह सकते हो जिसमें उर में ग्रामीण लोग, किसान, मजदूर ये सब रहते थे। और एक बड़ा यूनिट जहां पे पंडितों का उर हुआ करता था, जहां पर ब्राह्मण लोग रहते थे, पूरा ब्राह्मणों का गांव। वहां पर ये लोग जो सभा एक तरीके से यूज करते थे, तो ब्राह्मण के यहाँ सभा या महासभा होती थी। जो गैर ब्राह्मण थे वो कहते थे उर। उर एक तरीके से जो स्थानीय लोग या लोकल भाषा की भाषा है उसके हिसाब से यूज होता है। और ब्राह्मण लोग अपने आप को थोड़ा संस्कृत से जोड़ेंगे, इसलिए वो अपने उर को क्या बोलते थे, सभा या महासभा। और इस उर के अंदर ही ये लोग चुनाव 30 सदस्यों का करते थे। एक समिति बनती थी, कमेटी पूरी तरीके से, और इस गांव को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता था। जैसे अभी हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव होते हैं तो इस गांव के क्षेत्र को कई वार्डों में बांट दिया गया, और इन वार्डों से 30 सदस्यों को चुना जाएगा। और इनके सदस्यों के चुनने का तरीका क्या होगा, कौन कौन लोग सदस्य को चुने जा सकते हैं, वो सारी बातें भी इन्होंने बताई कि भाई कैसे उनके निर्वाचन, कैसे सारी चीजें, वो सब। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि भाई जो ये ग्रामीण संस्था है उर या सभा महासभा, ये एक तरीके से यूनिटी हो गई, संस्था हो गई। इसमें कौन कौन भागीदार हो सकता है, तो इसमें बोला गया था कि गांव के सभी पुरुष, सभी पुरुष की बात की जाती है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर लैंगिक समता व्याप्ति,
महिलाओं को राजनीतिक रूप से भागीदारी का अवसर नहीं था। तो इसमें बोला गांव के सभी पुरुष इसके सदस्य होंगे। और कई बार अगर गांव बड़ा है तो एक ही गांव में दो उर्वी भी दिखेंगे। अगर गांव की संख्या बड़ी है और इन्हें लगता है कि भाई एक ओर से काम नहीं चलेगा, एक समिति से काम नहीं चलेगा, तो दो और भी हो सकते हैं। और इनका काम क्या होता था? इनका काम सिंपल था, जनता की भलाई के लिए काम करना। तो ये लोग सार्वजनिक हित में कुछ काम करवाते थे, जैसे तालाब बनवाना हो, तालाब का उपयोग होता था सिंचाई के लिए, लोगों को जल की प्राप्ति के लिए, या फिर सार्वजनिक हित में कोई सड़क ये बनवानी हो, या फिर पेड़ पौधे लगाने हो, या फिर कोई मंदिर पूजा पाठ वो करना हो। तो इसका काम वही होता था जैसे अभी पंचायत करती है। तो हमारा प्रधान क्या करता है? नाली साफ करवाना, नाली बनवाना, खंजरे बनवाना, ये सारी चीजें ये लोग भी करते। इनका काम भी यही होता था, कैसे आप स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचा। और जो दूसरी बस्ती जो सभा या महासभा थी, एलिट क्लब की थी, मतलब फर्स्ट जो वर्ण था उसकी थी, ब्राह्मणों की थी। उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सर्वोच्च दिखाना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहेंगे जैसे सामान्य जन करते हैं ऐसे हम भी करें। इसलिए सभा या महासभा में आपको थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा। यूनिट वही है उर वाली, मतलब गांव ही है, बस ये है कि सभा या महासभा में कुछ चीजें अलग हैं। और ये अपने आप को कहते थे अग्रहार, कि हम तो अग्रहार हैं, मतलब पहले व्यक्ति हैं, और हमें ब्रह्मदेव ब्रह्मा ने बनाया है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा ने किया है, और ब्रह्मा के मस्तिष्क से जो बना वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण के बाहुबल से जो बना, भुजाओं से बना, वो क्षत्रिय कहलाता है, और जो उनकी कमर से बना वो व्यापारी, और जो पैरों से बना वो शुद्ध। इसलिए अपने आप को अग्रहार या ब्रह्म। और इस सभा के सदस्यों को ये लोग जिस नाम से जानते थे उसको कहते हैं परुनुमकल। ये बोलते थे पैरुनुमकल हैं हम। और साथ में सभा को ये लोग जिस नाम से जानते थे कि भाई हमारी सभा और नहीं है, हमारी सभा का नाम है पैरुनुगरी। थोड़े से ब्राह्मण हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भी करेंगे, चीजों को और उलझाने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखिए। लेकिन इस सभा ने भी काफी अच्छा काम किया। ये लोग भी ब्राह्मण बस्तियों के लिए वही काम करते थे जो काम उर्वाले करते थे। साथ में बहुत सारी समितियां, सभा को कई समितियों में बांट दिया जाता था, जैसे अभी हमारी सरकार करती है। गृह मंत्रालय अलग होता है, रक्षा मंत्रालय अलग होता है, विदेश मंत्रालय अलग होता है। ऐसे इन्होंने भी इन सदस्यों को कई समितियों में बांट दिया, और इन समितियों को ये लोग वारियम कहते थे। वारियम, भाई अलग अलग समिति अपने अपने कार्य को करेंगे। और योग्यता भी निर्धारित थी सदस्यों की। योग्यता दोनों में, चाहे ब्राह्मण बस्ती हो या दूसरी बस्ती हो, ज्यादातर समान ही थी। जैसे हम लोग अभी कहते हैं कि भैया किसी को अगर देश के प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति बनना है तो उसे देश का नागरिक होना चाहिए। ऐसे ये लोग बोलते हैं कि भैया जिसको भी चुनाव लड़ना है इसका, तो वो गांव का निवासी होना चाहिए, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति नहीं चलेगा, हमारे गांव का होना चाहिए। ये सारी कंडीशन इन्होंने पहले लगाई। दूसरा इन्होंने बोला कि उसकी उम्र
जैसे अभी हम कहते हैं कि भाई एक सांसद बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए या 25 साल कम से कम होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने बोला 35 से 70 साल के बीच उम्र होनी चाहिए, इतनी उम्र होगी तब आप चुनाव लड़ पाओ। साथ में उसको बोला कम से कम तुम्हारे पास 1.5 एकड़ मतलब 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से इसमें समता थी, मतलब जो आर्थिक रूप से सशक्त था उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार था, लेकिन जो कमजोर था उसको नहीं था। इसलिए 1.5 एकड़ जमीन का प्रावधान किया गया। साथ में बोलते हैं आपको वैदिक मंत्र आने चाहिए। ये ब्राह्मण बस्तियों से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए वैदिक मंत्र की बात करते हैं। और तीनों चीजें जो गांव वाले थे उनके उसमें भी थी। तो आपसे पूछ लिया जाए भाई योग्यताएं क्या की थी, तो गांव का निवासी, उम्र 35 से 70 साल, 1.5 एकड़ जमीन और वैदिक मंत्र थोड़े बहुत आते, उसके बारे में जानता हूं। साथ में कुछ अयोग्यताएं भी थी कि कौन नहीं बनेगा। अभी भी हमारे इलेक्शन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अलाउ नहीं किया, जैसे कोई अगर क्रिमिनल है जिसके ऊपर एफआईआर है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे लालू यादव का आपने सुना होगा, उनके ऊपर कई केस चल रहे हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे ही इसमें भी कुछ अयोग्यताएं थी, इन्होंने अपने हिसाब से निर्धारित की। जैसे अगर उसने अपनी आय और व्यय का हिसाब ना दिया हो, जैसे अभी कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, उसे बताना पड़ता है कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे पास जमीन कितनी है। और अगर उसने ये सारी बातें गलत बताई तो चुनाव आयोग को ये पूरा अधिकार है कि उसके चुनाव लड़ने के अधिकार को छीना जा सकता। तो आय व्यय का हिसाब सही बताना पड़ेगा। दूसरा, अगर लगातार 3 वर्ष समिति का हिस्सा रहा हो, जो पहले से ही काफी ज्यादा सशक्त रहा हो, उसको नहीं। तुमने काफी ज्यादा एक तरीके से समितियों में भागीदारी ले ली, तुम्हारी जान पहचान है, तो तुम्हें भी अलाउ नहीं करेंगे। 3 साल बहुत होता है, और को मौका मिलेगा। और अगली बात, वो चोरी करता हुआ या कोई गलत काम करता हुआ मिला तो उसको भी ये सारी चीजें नहीं अलाउ। मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, या किसी ने रेप का आरोप है उसे भी नहीं लड़ने देना चाहिए, वो सारी बातें ये भी है। तो चोरी या कोई गलत काम किया हो तब भी आपको ये सारी चीजें अलाउ नहीं होंगी। तो ये इनके यहाँ कुछ अयोग्यताएं थी जिनको अधिकार नहीं था कि भैया आप चुनाव लड़ सकते। तो एक तरीके से ये आज के लोकतंत्र की तरह तो नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से देखेंगे तो काफी ज्यादा इन लोगों ने एक लोकतंत्र की तरह व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और अपने लोगों को बहुत सारे अधिकार भी दिए। और इनके यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती थी, जैसे अभी हमारे यहाँ तो चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग बोलता है कि भैया इतनी तारीख को चुनाव होगा और सब लोग मतदान देने आएंगे। ये लोग क्या करते थे, योग्य व्यक्ति जिन्होंने ये दिखाया कि हाँ भैया हम गांव के निवासी हैं, उम्र भी इतनी है, 1.5 एकड़ जमीन है, उन सबको नाम जो होते थे योग्य व्यक्तियों के नाम चिट्ठी में लिख दिए जाते थे, पेपर पे। पेपर जैसे हम कभी बचपन में सिपाही चोर ऐसे खेलते हैं कि पर्ची डालते हैं, ऐसे पेपर पर कुछ पर्ची पर लिख दिया जाता था, सबके नाम लिखे हुए हैं, और उस पर्ची को एक बॉक्स में डाल दिया था। यहाँ पर सबके नाम की पर्चियां हैं। और फिर उसके बाद एक छोटे से बच्चे को जिसको अभी समझ नहीं है उसको बुलाया जाता था, और वो छोटा बच्चा इन सब पर्चियों को निकालता था। तो इसमें से जो पहली 30 पर्चियां निकलती थी वही लोग एक तरीके से सदस्य बनते थे।
इसमें एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे लॉटरी सिस्टम हो। लॉटरी सिस्टम में भी यही होता था कि आपने एक पर्ची खरीदी, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपकी लॉटरी लग गई, किस्मत अच्छी हुई तो नहीं लगी। ऐसा नहीं था कि जनता जिसको सपोर्ट करती है वो ही बनेगा, जैसे अभी होता है मतदान प्रक्रिया होती है, मतदान नहीं था इनके यहाँ, लॉटरी सिस्टम था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने व्यवस्था को बनाए रखा, ये बड़ी बात थी। साथ में इनके यहाँ कई समितियां जिनका हम जिक्र करते आ रहे हैं, और उन समितियों में से कुछ फेमस समितियां, जैसे एक थी संवत्सर वारियम। संवत्सर वारियम, वारियम मतलब हमें पता ही है समिति, संवत्सर का मतलब विद्वानों की, ऐसी समिति जिसमें विद्वान लोग, जो लोग थोड़े से ज्ञानी हो वो लोग शामिल हो, और वारियम का मतलब समिति, तो विद्वानों की समिति वो कहलाती संवत्सर वारियम। ऐसे ही इनके यहां दूसरी जो समिति थी वो थी तोट्टा वारियम। तोट्टा वारियम, वारियम मतलब समिति, तोट्टा मतलब आप तोता से समझ सकते हो, तो तोता कहाँ रहता है, वन में रहता है या उपवन में रहता है, तो ये एक तरीके से वन या उपवन की समिति थी, मतलब पर्यावरण से जुड़ी हुई, जैसे हमारा पर्यावरण मंत्रालय होता है उससे। तो उपवन की समिति, इसका काम पर्यावरण की देखरेख करना था। अगली जो लास्ट थी एनावारियम, एनवारियम। तो एनवारियम जो समिति थी, एन का मतलब था सिंचाई, तो खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सिंचाई, तो सिंचाई के कार्य को जो देखती थी वो थी एनवारियम। तो ये सिंचाई से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड चीजों को देखती थी, इस समिति का काम ये होता था, इस सिंचाई से जुड़े हुए सारे कार्यों को देखना, सिंचाई सही से हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीजें एक तरीके से देख। तो तीन समितियां हमें मिलती हैं, एक संवत्सर वारियम, विद्वानों की समिति, ज्ञानी लोग सब एक साथ, तोट्टा वारियम मतलब तोता कहाँ रहता है, वन में जंगल में, पर्यावरण से जुड़ी समिति, एनावारियम सिंचाई से जुड़ी। तो कई बार आपसे ऐसे ही पूछा जाता है संवत्सर वारियम, तोट्टा वारियम, एनावारियम शब्द किस साम्राज्य के समय उपयोग में रहते थे, चोल साम्राज्य के समय। कई बार बोला जाएगा संवत्सर वारियम, तोट्टा वारियम, एनावारियम क्या है, सिंचाई की एक तकनीक, प्राचीन भारत में मिले हुए सिक्के, या मृद भांड के रूप, या चोल साम्राज्य की समितियों के नाम, ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, बस नाम आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ था। तो ये हमने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, साथ में निर्वाचन प्रणाली, साथ में कुछ समितियों के बारे में जाना। अब इन समितियों का कुछ कार्य, और ये काम वही करेंगी जैसे हमारी पंचायत करती है गांव के स्तर पे, और म्युनिसिपैलिटी करती है शहर के स्तर पे, वही सारे कार्य इनके हैं। गांव के सार्वजनिक हित में काम करना, इसलिए गांव की भूमि का सही उपयोग, कैसे आपको लग रहा है कि गांव के किस क्षेत्र में उपवन बनना चाहिए, किस क्षेत्र में रास्ता बनना चाहिए, वो सारी चीजें। साथ में गांव में अगर भूमि विवाद हो, उन झगड़ों को सुलझाना, जैसे प्रधान के सामने भी कई बार जाता है, आपस में भाई भाई में झगड़ा हो गया, तो भूमि विवाद का निपटारा, मतलब इसके पास न्यायालय की भी ताकत थी, ये भी ताकत इसके पास थी। साथ में ग्राम बस्ती पर कर लगाना और उसकी वसूली, ये इनके राजस्व का हिस्सा थी। ग्राम बस्तियों में कर लगाओ, वसूली भी करो। साथ में प्रबंधन करना होता था गांव के स्कूल, मंदिर, इन सब का, कि आपको इन्हें मैनेज करना है, चलाना है, इसका खर्च भी देना है।
साथ में सड़क, सिंचाई, पेयजल जैसी सुविधाओं का विकास, जैसे अभी हमारी सरकार करती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू सड़क बनती है, ऐसे ही ये लोग भी करते थे। तो ये इनके कुछ प्रमुख कार्य थे जिसको ये करते थे। और इनकी बैठक कहाँ होती थी? बैठक के वही सार्वजनिक स्थान, या तो मंदिर के पास बैठ गए, या किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, या किसी और सार्वजनिक स्थान पर, कोई पास में तालाब है उसके पास ही बैठ गए। और लोगों को ढोल बजा के बताया जाता था कि भैया आ जाओ, आज मीटिंग है, और जिस जिसको अपनी बात रखनी हो वो आ जाए। किसी को अपनी समस्या का समाधान चाहिए वो भी आ जाए, किसी के झगड़े वो भी आ जाए। तो ऐसे ये लोग बैठक करते थे। और इसकी सीमाएं अगर हम कहें तो सीमाएं बस यही थी कि भाई एक तो चुनाव में लॉटरी व्यवस्था थी, दूसरा जो लोग गरीब थे उनको मौका नहीं था। हमने देखा 1.5 एकड़ जमीन चाहिए, ये हर किसी के पास तो नहीं थी, तो मतलब विषमता व्याप्त थी। और साथ में महिलाओं को अधिकार नहीं था, लैंगिक विषमता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस समय के हिसाब से इतना सारा किया, ये बड़ी बात थी। तो इन लोगों ने उस समय के हिसाब से अपने प्रशासन को पंचायत व्यवस्था दी, लोगों को भागीदारी करने का मौका दिया। लेकिन कुछ कमियां जरूर थी कि भाई चुनाव प्रक्रिया में मतदान की व्यवस्था ना के लॉटरी था, गरीब को मौका नहीं मिलता था क्योंकि 1.5 एकड़ कम से कम जमीन चाहिए, इसका मतलब बड़े साहूकार जमींदारों को मौका मिलेगा। महिलाओं को भी अधिकार नहीं था क्योंकि पुरुष ही समिति का हिस्सा होते थे। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो चोल साम्राज्य ने उस समय के हिसाब से काफी अच्छा काम किया, और एक लोकतंत्र का जो मॉडल है वो हमें प्रदान किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र की नींव ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए तभी पड़ी, मौर्य काल में भी हम देखते हैं, मौर्योत्तर काल में भी हम देखते हैं, और गुप्तोत्तर काल में चोल साम्राज्य में भी दिखता है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत सब जगह आपको पंचायत व्यवस्था का स्वरूप दिखेगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप